मतलब प्योरली आप जीरो कार्बोहाइड्रेट फूड खाएंगे तो उसमें आपका प्रोटीन जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है आपकी एनर्जी के लिए। इंसुलिन रेसिस्टेंस सेल के बाहर हो सकता है, और दूसरा जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस सेल के अंदर से भी आ सकता है। पहले वाला हो सकता है कि सेल खुद अपने ऑटो स्टार्वेशन मोड में आ चुका है जिसकी वजह से है, इसको बोलते हैं इंटरनल स्टार्वेशन पैराडाइम। ठीक है। और इधर इन्होंने एग्जैक्ट 3 मंथ्स के बाद में 14 दिसंबर को चेक किया, एंड इनका फास्टिंग इंसुलिन लेवल था 6.2। ठीक है। ये जो कंडीशन है आप देखिए कि इधर इन्होंने लैब ने अपने हिसाब से इन्होंने बताया है कि 2 to 25 बिल्कुल सही। लेकिन ये जो 2 to 25 का रीडिंग जो है आप इधर गुड इवनिंग ऑल। सो आज का टॉपिक है, मैं सीधे टॉपिक पे ही आता हूँ। आज का टॉपिक है इंसुलिन रेसिस्टेंस। क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस एक विलन है क्या हमारे लिए, या जो भी हेल्थी बॉडी चाहते हैं, अपना हेल्थी एजिंग चाहते हैं, उनके लिए इंसुलिन रेसिस्टेंस इतना बड़ा रोल प्ले करता है क्या? वो है आज का क्वेश्चन, आज का टॉपिक। उसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है। यदि मैं आपसे पूछूं तो ऑलमोस्ट हम सभी बोल सकते हैं कि इंसुलिन मेनली हमें हमारा जो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज, उसको कोशिका के अंदर में ले जाके उसको एनर्जी देने में मदद करते हैं। वक्स ऐसे की और लॉक, जो सेल के अंदर जो लॉक है उसको खोल के उसमें ग्लूकोज डाल देता है। ये आमतौर पे सही है, लेकिन सिर्फ यही फंक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा मेजर फंक्शन क्या क्या है? एक तो यदि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो उसको कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में बना देते हैं। ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है आपको शायद याद होगा। कुछ दिन पहले हमने डायबिटीज का भी सेशन लिया था तो उसमें हमने बताया था अराउंड 100 mg, 100 ग्राम के आसपास हमारे लीवर में स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन, और बाकी जो है अराउंड 400 के आसपास हमारे मसल्स में स्टोर होते हैं। ग्लाइकोजन क्या है? जो ग्लूकोज का इजिली कन्वर्टेड, एक्चुअली वो एज गुड एज ग्लूकोज ही है। ठीक है। बट वो पूरा फैट बना नहीं है अभी, उसके बीच का एक स्टेज बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, यदि हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल यदि कम हो जाता है तो उस टाइम में ग्लाइकोजन को इजिली ग्लूकोज में, ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट करना भी हमारे लिए पॉसिबल है। ओके। सो इसी वजह से जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं या फिर फास्टिंग में जाते हैं, प्योर फास्टिंग करते हैं, तो उस टाइम में हमारा ग्लाइकोजन का यूज सबसे पहले होता है। राइट। और एक और फंक्शन है, इसके लिए भी इंसुलिन मदद करते हैं। एक और फंक्शन है कि यदि हमारा ग्लूकोज उसके बाद भी एक्सेस है तो उसको कन्वर्ट करके फिर अभी फैट में बनाए जाते हैं, और फैट शरीर के अलग अलग जगह पे स्टोर किया जाता है। जैसे यदि आपका डायबिटीज या रिलेटेड ओबिसिटी है तो बेसिकली आपके पेट के जगह में ही, मिडिल पॉइंट में ही आपका ज्यादा फैट डिपॉजिट होगा। ओके। और ये जब तीनों चीज करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या है? हमारा प्रोटीन लॉस नहीं होता। आप इसको भी थोड़ा गौर करें, क्योंकि यदि हमारे बॉडी में इंसुलिन सही लेवल में नहीं है तो उस टाइम में क्या होता है, या इंसुलिन को सही से पढ़ा नहीं जाता, तो उस टाइम में क्या होता है कि हम जो प्रोटीन खाते हैं उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज में बनाए जाते हैं। मतलब प्योरली आप जीरो कार्बोहाइड्रेट फूड खाएंगे तो उसमें आपका प्रोटीन जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है आपकी एनर्जी के लिए। ठीक है। और यदि आप खाते ही नहीं है तो क्या होगा? दो चीजें हो सकता है, या तो आपका फैट जो है, बॉडी फैट जो है उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज में बनाए जाएंगे। ठीक है। कीटोसिस उसमें होता है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और फिर एनर्जी, ग्लूकोज नहीं एनर्जी प्रोड्यूस होता है। राइट। दूसरा एक और ऑप्शन है कि बॉडी में जो मसल्स या बाकी जो प्रोटीन से जो भी आइटम बना हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकाल दें और उसमें से आपका बॉडी का ग्लूकोज बनाया जाए।
ठीक है। यदि इंसुलिन को बॉडी सही से पढ़ते हैं तो उस टाइम में ये जो प्रोटीन का ब्रेकिंग डाउन है वो नहीं होता। इनफैक्ट उधर बॉडी को इंक्लूडिंग जो बोन का डिटीरियोरेशन होता है ना, जैसे आर्थराइटिस जैसे बीमारियां हैं, उसमें भी एक रीजन ये है कि इंसुलिन को सही से पढ़ा नहीं जाता, जिसकी वजह से बोन से प्रोटीन निकाला जाता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ओके। सो अभी ये जो इंसुलिन है कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। इंसुलिन का फंक्शन तो समझ में आ गया, अभी ये फंक्शन अलग अलग जगह में कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके से करना होगा। इसके लिए बोलते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन है, तो हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं उसको हार्मोन बोलते हैं। तो वो जो हार्मोन है वो काम कैसे करता है, जैसे एक लॉक एंड की मैकेनिज्म। सिंपल में बोले तो एक रिसेप्टर होता है जहां पे ये हार्मोन जाके मिल जाते हैं, तो वो रिसेप्टर उसके हिसाब से काम करना या उसका एक्शन शुरू करते हैं। इसके लिए ताला और चाबी की एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि हर एक ताले पे हर एक चाबी सही नहीं होता, उसके लिए अलग अलग डिजाइन बिल्कुल जरूरी है, राइट। और इसी वजह से क्या है, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में है सभी हमारे ब्लड में अपना हॉर्मोन्स डाल देते हैं। ये हार्मोन पूरे बॉडी में चलता है, राइट। लेकिन जहां पे वो रिसेप्टर है उसी जगह में जाके वो एक्शन करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अभी इस हार्मोन के साथ में मुझे क्या करना है। जैसे सेल में क्या करते हैं, ये अपना ग्लूकोज का जो लॉक है उसको ग्लूकोज को जो बंद करते हैं, उसके अंदर से मैं वो पिक्चर दिखाऊंगा, उसके अंदर से सेल के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो डालने के लिए मदद करते हैं, राइट। अभी ये जो इंसुलिन रेसिस्टेंस जब होगा तो वो भी अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से काम करेगा, मैं इतना ही अभी आपको बताऊंगा, राइट। ये जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है ये क्या चीज है, जैसे ये एंडोक्राइन ग्लैंड अभी हार्मोन बनाया, पैंक्रियास ने अपना इंसुलिन बनाया, ये जो इंसुलिन है हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू हर जगह में पहुंचता है और अलग अलग जगह में अलग अलग काम करना है। उस काम करने का जो रिसेप्टर का काबिलियत है उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। अभी इंसुलिन सेंसिटिविटी कहाँ कहाँ पे होता है, वो होता है एक तो पेरिफेरल मसल में होता है। पेरिफेरल जो भी जगह है, जैसे इंक्लूडिंग हमारे बोन हो गया या ब्रेन हो गया या फिर मसल्स हो गया, ये सब जगह में इंसुलिन का सेंसिटिविटी होता है। दूसरा एक मेन जगह है लिवर, हेपेटिक इंसुलिन सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं। अभी लीवर में भी सेंसिटिविटी होगा तभी तो ग्लाइकोजन या फैट फॉर्मेशन वगैरह होता है, ठीक है। और एक जगह है जहाँ पे हम इंसुलिन को सेंसिटिव होना जरूरी मानते हैं, वो है पैनक्रियास। पैनक्रियास को ये पता होना चाहिए कि कितना मुझे इंसुलिन बनाना है, यदि सफिशिएंट हो गया तो अभी मैं बंद कर दूं प्रोडक्शन, राइट। यदि वो भी सही से काम नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली इंसुलिन बनाता रहेगा और इसका प्रॉब्लम क्या होगा, हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन का जो ब्लड में लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा, राइट। अभी इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो ब्रेन में क्या करता है, जैसे हमें भूख क्यों लगता है, जब हमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो कम हो गया उस टाइम में इंसुलिन अभी भी रहता है, तो उस इंसुलिन ब्रेन में एक मैसेज भेजता है ग्रेलिन के थ्रू, एक और हार्मोन है हंगर हार्मोन, उसके थ्रू एक और मैसेज भेज देता है कि तुम्हें अभी भूख लग रहा है तुम खाना खा लो, ठीक है। अभी यदि ये फंक्शन सही से काम नहीं करेगा तो हम उसके बाद भी फास्टिंग करेंगे या उस टाइम में हमें भूख नहीं लगेगा। ब्रेन के साथ में बहुत सारे फंक्शन कनेक्टेड है, इंक्लूडिंग हमारे जो टायर्डनेस है या फिर इवन माइग्रेन वगैरह होता है, कुछ लोगों को हेडेक बहुत तेज होता है, अलग अलग फंक्शन ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो ये सिंगल मैसेज यदि सही नहीं होता है या सेंसिटिविटी उधर सही नहीं होता है उस टाइम में प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है या उधर से स्टार्ट हो सकते हैं, राइट। और एक जगह है जहाँ पे पेरिफेरल मसल्स या बॉडी के जितने भी स्केलेटल मसल होता है उस सबको बोलते हैं पेरिफेरल मसल्स। ये जो पेरिफेरल मसल्स में भी यदि हमारे जो ग्लूकोज या उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, एनर्जी यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो सही से पढ़े नहीं,
तो मसल्स में जो ग्लाइकोजन है उसको भी कन्वर्शन नहीं होगा, उसमें जो ग्लूकोज है उसको सही से पढ़ेंगे नहीं, और एक प्रॉब्लम भी उधर क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन का मतलब है भूख, भूखा रहना, राइट। अभी कोशिकाएं क्यों भूखा रहेंगी, उसमें मैं थोड़ा साइंस लास्ट में बताता हूँ, इसके बाद में बताता हूँ, अभी मैं इस स्लाइड को कवर करता हूँ, ठीक है। पेरिफेरल मसल के बाद एक और जगह है एडिपोस टिश्यू। फैट जहां पे डिपॉजिट होते हैं उस टिश्यूज को कलेक्टिवली बोलते हैं एडिपोस टिश्यू। अभी एडिपोस टिश्यू हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देता है जिसको बोलते हैं सैशिएशन। फैट सेल बनाते हैं सैशिएशन या लेप्टिन हार्मोन बनाते हैं, और वो हमारे ब्रेन में मैसेज देता है कि तुम अभी खाना मत खाओ, तुम्हारे लिए सफिशिएंट हो चुका है, राइट। ये सब में कहीं पर भी गड़बड़ होता है या फिर सेंसिटिविटी सही से नहीं होता है, तो उस टाइम में हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। अभी जस्ट एक ब्रेन का ही मैं थोड़ा और एक्सपेंड किया हूँ। यदि हमारा ब्रेन सही से काम कर रहा है उस टाइम में हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन अच्छे से होता है, लीवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन या ग्लाइकोजन प्रोडक्शन ये सब सही से होता है। लिपोजेनेसिस लिपोलाइसिस, लिपोजेनेसिस क्या है, लिपिड्स को बनाने का काम। लिपोलाइसिस क्या है, लिपिड को या फैट को स्प्लिट करके उसको छोटा छोटा बनाने का काम। जैसे हम हमारे जो ग्लूकोज है वो क्या है, हम जो स्टार्च खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसमें से बहुत सारी चीजों को स्प्लिट करके, पहले तो सलाइवा है, सलाइवा के साथ में वो मिक्स होगा तो वो स्प्लिट होगा, उसके बाद में फिर छोटा छोटा पीस में करके फ्रक्टोसन या हमारा आ, क्या बोलते हैं लैक्टोस और ग्लूकोज वगैरह में उसको कन्वर्ट किए जाते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल में हमारा डाइजेशन प्रोसेस। ये तो कार्बोहाइड्रेट के लिए। इसी तरह से हमारा फैट का भी जो मेटाबॉलिज्म है उसको बोलते हैं लिपोलाइसिस, ओके। एनर्जी एक्सपेंडिचर जितना हमें खाना है और उस फूड इनटेक को उसको बैलेंस किए जाते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी पूरा का पूरा एक होम्योस्टैसिस, एक बैलेंस पे चलता है, ठीक है। उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए ब्रेन का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी जगह में आप सोचिए कि थोड़ा सा हमारा सेंसिटिविटी काम सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरा ब्रेन सिग्नलिंग में एक डिसरेगुलेशन या इम्बैलेंस आ सकता है। ये सबसे ईजिली हमें पता कैसे चलेगा, एक तो टायर्ड होगा, दूसरा हमें मूड अच्छा नहीं होगा, वीकनेस महसूस होगा, या फिर ऐसे लगेंगे कि मूडी मूडी, जैसे क्लाउडी वेदर होता है ना, तो उसी तरह से हमारे दिमाग में रहेगा कि एक क्लाउडीनेस आ चुका है, राइट। एनर्जी बैलेंस में प्रॉब्लम होगा, कॉग्निशन में प्रॉब्लम होगा, मतलब हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में सब प्रॉब्लम होगा। और ये सब हमारे लिवर, गट एंड गट सिस्टम, गट हेल्थ में उसको इफेक्ट करेंगे, और मसल्स को भी उसको इफेक्ट करेंगे। अभी ये सब जब सही से चलता है उस टाइम में हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ जो है बिल्कुल बढ़िया रहता है। मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो हेल्थी बॉडी हमारा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वो सही से होते हैं। और उसमें मेन जो रेगुलेशन है वो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन का है। उसमें से लिपिड मेटाबॉलिज्म सही होगा, फैट स्टोरेज सही होगा, उसका यूटिलाइजेशन होगा, एपेटाइट आपको जो भूख लगेगा वो सही से होगा। बॉडी कंपोजिशन, बीसीए बोलते हैं ना, बॉडी कंपोजिशन, उसमें क्या होता है, हमारे बोन होते हैं, उसके अलावा हमारे मसल्स होते हैं, पानी होता है, ठीक है। ये सब का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे लिए सही से होगा, राइट। और इसी वजह से क्या है, हमारे जो लिविंग लॉन्जेविटी बोलते हैं हम, जितना साल हेल्थी रहेंगे वो लॉन्ग लिविंग होगा, राइट। अभी ये जो सेंसिटिविटी को जब बाधा आता है तो उसमें बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस शुरू कैसे होता है एग्जैक्टली इसमें पता नहीं चलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि पूछते हैं कि मुर्गी पहले होता है या अंडा होता है, इसी तरह से रेसिस्टेंस कहीं पे शुरू होता है, उसका एग्जैक्ट आइडिया तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन देखा जाता है कि जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं तो उधर से लेके हमारा जो साइकिल है वो शुरू होता है, और उसके बाद में हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है कंटिन्यूसली हाई रहता है। जब ब्लड शुगर हाई रहता है तो उसका रिजल्ट होता है कि इंसुलिन ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो शुगर को मेंटेन करेंगे, राइट।
अभी ये कांस्टेंट इंसुलिन हाइक बना देता है, इंसुलिन को ज्यादा कर देता है, तो उसके रिजल्ट में अलग अलग एक्शन, एक्चुअली इवन फैट डिपॉजिट ज्यादा होता है, इवन हमारा जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है उसमें इम्बैलेंस होता है, और धीरे धीरे करके इवन हमारी कोशिकाएं स्टार्वेशन स्टेज में आ जाते हैं, राइट। और इस वजह से क्या है, हमें फिर टायर्डनेस फील होता है और फिर हम खाना खाते हैं। शुरुआत कहाँ से है इसमें, इस साइकिल में एग्जैक्टली आपको पता लगना मुश्किल होगा, लेकिन ये आप जैसे खाना चेंज करेंगे और आपका जो काम करने का तरीका आप चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली ये बैलेंस आ सकता है करके बहुत सारे रिसर्च देखते हैं, राइट। इंसुलिन रेसिस्टेंस अभी हमारी कोशिका में किस लेवल में आता है वो इधर मैंने दिखाया है। इधर आप देख सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और उसको खोलने के लिए वो एक्चुअली सेल के अंदर इधर चले जाते हैं, लेकिन उसको खोलने के लिए इधर एक चाबी, इंसुलिन का चाबी जब आता है तो उसी टाइम में ये खुलता है, राइट। अभी इंसुलिन जैसे इधर पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज आ सकता है, लेकिन कहीं कहीं जगह में इवन इफ इधर जितने सेल्स है ना, सेल का जितना भी की है, हाँ सॉरी, सेल का जितना भी ताला है, हर जगह में इंसुलिन नहीं आ सकता। इधर क्या है, हर जगह में आ रहा था, लेकिन इधर उस तरीके से नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से उधर इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से ग्लूकोज अंदर भी नहीं जा पा रहा है। इंसुलिन रेसिस्टेंस सेल के बाहर हो सकता है, और दूसरा जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस सेल के अंदर से भी आ सकता है। पहले वाला हो सकता है कि सेल खुद अपने ऑटो स्टार्वेशन मोड में आ चुका है, जिसकी वजह से है, इसको बोलते हैं इंटरनल स्टार्वेशन पैराडाइम, ठीक है। इंटरनल सेल के अंदर में स्टार्वेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा एक और पैराडाइम है जिसको बोलते हैं ओवरफ्लो। अभी ओवरफ्लो में क्या होता है कि आपके सेल के अंदर में और बहुत सारे ग्लूकोज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अभी और नहीं ले सकता। इसमें दोनों वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस सेलुलर लेवल में शुरू हो सकता है, ठीक है। अभी इसको जैसे ओवरफ्लो का मैं बताऊं तो ये एक रीजन हो सकता है कि सेल के अंदर में ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हैं, जिसकी वजह से अभी मना कर रहा है, राइट। और इस इधर भी हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल तो अभी हाई है, जिसकी वजह से पैंक्रियास को अभी मैसेज जा रहा है कि हमारे जितना चाबी होना चाहिए उतना नंबर नहीं है, तो अभी इंसुलिन को और बनाओ। और उस स्टेज को बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन का लेवल बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें रीजन क्या क्या हो सकते हैं। रीजन में सबसे पहले बोलता है कि जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन में है कि आपको डायबिटीज या हाइपर इंसुलिनीमिया या हाइपर ब्लड ग्लूकोज लेवल हो सकता है, दैट इज द नंबर वन रीजन, ठीक है। बट ये हर किसी को नहीं है, बहुत ही रेयर लोगों को है एक्चुअली। और वो भी अभी रिसेंटली जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन करके क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को नहीं था, लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल अभी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे जीन में वो आ चुका है, और मेरे बेटे को ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है। जेनेटिक अभी तक मेरे तक नहीं था, लेकिन मेरा जो खाने पीने का ढंग जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से वो मेरे जीन को जीन में लिख सकता है कि हाँ तुम अभी जेनेटिक हो सकते हो करके, मेरे बेटे के लिए हो सकता है, राइट। दूसरा एक है रोल ऑफ डाइट। डाइट में मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों हमारे लिए एनर्जी फूड है, मतलब हमें एनर्जी देने वाला तीन चीजें हैं। इसमें आप देख सकते हैं फैट जब आप खाएंगे तो फैट का जो इंसुलिन हाइक है वो बहुत धीरे से बढ़ रहा है, और एक नॉर्मल लेवल में आके वो रुक रहा है, और बहुत देर तक है, कंटिन्यूसली बहुत देर तक वो उसी लेवल को मेंटेन कर सकता है। प्रोटीन का जो है आप इधर देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा हाइक में चला गया और फिर नीचे गया, इसके लिए भी थोड़ा टाइम मिला है। लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट का इधर देख सकते हैं कि वो बहुत बड़ा सा हाइक दिया, इंसुलिन के लिए बहुत बड़ा हाइक दिया, और फिर उसको इमीडिएटली नीचे कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये 2 घंटे का 3 घंटे का इधर टाइम दिया है,
यदि 3 आवर्स के बाद में आपको दोबारा भूख लगेगा, राइट, क्योंकि इंसुलिन अभी कम हो रहा है, कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको भूख लगेगा और आप खाना खाएंगे। लेकिन यदि आप फैटी फूड खाते हैं तो क्या होगा, आपको ऑलमोस्ट 3 आवर्स से, 6 आवर्स के लिए आपको भूख नहीं लगेगा, राइट। इधर आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप थोड़ा सा और अच्छा इसको देख सकते हैं। इधर क्या है, आपने रिफाइंड या इजीली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट को खाया है, और जब आप इसको खाते हैं तो इंसुलिन का क्या है, इधर ब्लड ग्लूकोज येलो में है और इंसुलिन ग्रीन में है, ठीक है। अभी ग्लूकोज लेवल जैसे जैसे बढ़ गया, इंसुलिन का भी लेवल आपके बॉडी में धीरे धीरे करके बढ़ गया, और जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, इंसुलिन का भी कम हो गया। लेकिन इधर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का जब बहुत नीचे आ गया, तब भी आपका इंसुलिन लेवल इधर ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको भूख भी लगेगा, राइट। इसी जगह में आप दूसरा जो स्लोली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट को देखिए, इधर क्या है, इंसुलिन लेवल और ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे करके दोनों एक साथ बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, बॉडी को पता चल गया कि अभी इंसुलिन का बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, और ये हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली एक लेवल ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है, और इंसुलिन का लेवल बहुत नीचे है, मतलब ग्लूकोज से भी नीचे लेवल में है, राइट। इस वजह से क्या हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या स्लोली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। इसी वजह से डायबिटीज पेशेंट्स को हम लोग जनरली बोलते हैं कि तुम लोग फाइबर पहले खाओ, जिसकी वजह से डाइजेशन को थोड़ा स्लो किया जा सकता है, राइट। रोल ऑफ एक्सरसाइज, जब आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में है तो आपका इंसुलिन रेस्पॉन्स जो है, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है बॉडी का, वो बहुत बढ़ जाता है, और इसी वजह से क्या है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे करने में वो मदद करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी एनर्जी यूटिलाइजेशन स्टेज में है। इसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर शूट अप नहीं होता, वो मेंटेन करने में मदद करते हैं, बॉडी वेट को मेंटेन करने में मदद करते हैं, डायबिटीज और डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशन है उसको भी कम करने के लिए मदद करेंगे जो एक्सरसाइज है, ऑल बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेस्पॉन्स जो है वो बढ़ जाता है। अभी आप इधर देख सकते हैं कि इंसुलिन लेवल्स नॉर्मली हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उस वो किस तरीके से रहता है, इधर ग्लूट फॉर ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज का जो अपटेक है उसके लिए एक ब्लू लाइन दिया है, और एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन दो अलग हॉर्मोन्स है, उसको कैसे वो इंसुलिन को कैसे कम करते हैं उसको इधर रेड में दिया है, ठीक है। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते बिफोर ट्रेनिंग में, एक्सरसाइज नहीं करते तो इधर आप देख सकते हैं कि वो ऑलवेज हाई में है, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं ट्रेनिंग के बाद में क्या है, आपका बॉडी इधर आप देख सकते हैं कि वो ऑलवेज नीचे में। एक्सरसाइज आप जिस तरीके से करते हैं ऑटोमेटिकली उसी तरीके से आपका बॉडी का यूटिलाइजेशन, इंसुलिन का सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेसिस्टेंस का कम होना, ये सब उसके साथ में है, ओके। और एक चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ स्ट्रेस। आपका मेजर स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल। अभी ये जो कोर्टिसोल है हमारे बहुत सारे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम। यदि आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे ऑटोमेटिकली आपका अलग इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आप देखे होंगे कि जहाँ पे कोई आ, कुछ कंडीशन हुआ है, जैसे कि डेथ हुआ है या समथिंग रिलेटेड टू, जहाँ पे आपका स्ट्रेस ज्यादा है, आप देख सकते हैं कि उधर का जो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ज्यादा है, हार्ट डिसीजेस का होना बहुत ज्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज वो कोर्टिसोल से ज्यादा हो जाता है, डाइजेस्टिव इश्यूज, हाई ब्लड शुगर लेवल, नर्व नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और इवन एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी बीमारियां, ये सब हाई कोर्टिसोल का एक रीजन है, ठीक है, या रिजल्ट है उसको बोल सकते हैं। अभी कोर्टिसोल किस किस वजह से बढ़ता है, बहुत बहुत रीजन है, ठीक है। जस्ट ऐसा नहीं मानिए कि ओनली जब हमें कोई हादसा होता है उसी टाइम स्ट्रेस होते हैं, नहीं। इवन हम बस पकड़ने जाते हैं, बस नहीं मिलता है, कभी कभी ऑफिस में लेट होते हैं, वो भी स्ट्रेस के लिए एक रीजन हो सकता है।
यदि आप रात को टाइम पे सोते नहीं है, वो भी एक रीजन हो सकता है। राइट, अलग अलग रीजन। एनीवे, इधर आप देख सकते हैं कि जब आप ग्राफिकली, जब आप स्ट्रेस का हार्मोन आपका बढ़ जाता है, उस टाइम में इंसुलिन में भी वो अफेक्ट करते हैं। लेकिन इधर क्या है, इंसुलिन को वो धीरे धीरे करके बढ़ाने में, फिर उसमें आप एक रीजन हो जाता है। ठीक है, इनिशियली आप देख सकते हैं कि वो कम होता है, लेकिन ये जो कोर्टिसोल का जब लेवल ज्यादा होता है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखने के लिए इंसुलिन को भी थोड़ा सा अफेक्ट करते हैं। एक और चीज है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये तो मैं मेंटल स्ट्रेस के बारे में बोल रहा था। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, हमारे ऑक्सीजन जहां जहां पे अटैक करते हैं, उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में कोशिका पे जो असर होता है, वो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नॉर्मल सेल और फ्री रेडिकल डैमेज से जो होता है, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। इस अंदर को जितना हम कम कर सकते हैं उतना अच्छा है। अदरवाइज ये इन्फ्लेमेशन की ओर पे हमारी बॉडी को ले जाएगा, और फिर अगेन ये इंसुलिन को भी अफेक्ट करेगा। इधर क्या कर सकते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, जहां पे हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम करे। हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जैसे थायराइड हॉर्मोन्स, या फिर जैसे पिट्यूटरी का जो हॉर्मोन्स है, ये सब हार्मोन जो है हमारे अलग अलग जगह में जाके, अलग अलग मतलब अलग अलग ग्लैंड्स में जाके वो असर करते हैं, जैसे पैनक्रियास में। ठीक है, अभी थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करने में बेसिकली काम करते हैं। लेकिन यदि वो सही से काम नहीं करेंगे, वो हमारे इंसुलिन को असर करके उसको बैलेंस करने के लिए देखेंगे। ये बैलेंस कभी कभी इम्बैलेंस में चला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी थायराइड इम्बैलेंस था, जिसकी वजह से वो इंसुलिन पे अभी असर कर रहा है। इसी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा रोल है हमारे इंसुलिन रेसिस्टेंस में भी। और इसके वजह से इवन आपके जैसे ओवरी, जैसे क्या बोलते हैं, फीमेल हार्मोन से ओवरी जो प्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी इसका असर हो जाता है। ठीक है, अभी सिम्टम्स क्या क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इंसुलिन रेसिस्टेंस अभी है कि नहीं। एक तो ये है कि आप ज्यादातर स्वीट्स खाना पसंद करेंगे, और कभी कभी इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि आप या एवरीडे खाने के बाद में स्वीट खाते हैं, और एक दिन आपको स्वीट्स नहीं मिला तो आपको इवन गुस्सा आता है। पहले वो क्रेविंग्स में आ जाते हैं, और वो क्रेविंग्स आपके मूड को इमोशनली भी उसको चेंज कर देते हैं। बहुत जल्दी फैटिग आना, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि आपका वीकनेस महसूस होना। सुबह आपने 6 बजे, 5 बजे, 6 बजे आपने जगा, और 10 साढ़े 10 तक काम किया, फिर आपको लगेगा कि ये या 2 घंटे सोना चाहिए। यूरिनेशन प्रॉब्लम, पैर में कुछ शिवरिंग टाइप आना, ट्रमर्स बोल सकते हैं इसको, या फिर इवन थर्स्टी होना, बहुत ज्यादा थर्स्टी होना, डार्कनिंग ऑफ स्किन्स, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो चीज है ना, आप बहुत जल्दी बाहर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो क्या है, सेंट्रल एडिपोसिटी। आपके पेट के जगह में आप मोटा हो रहे हो, हर जगह में नहीं, बेसिकली पेट के। आप देखा होगा ना, एप्पल शेप एंड पियर शेप बोलते हैं इसको। मतलब इस तरह के जो शेप है, बेसिकली आपके यदि पेट के सामने में ज्यादा फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो वो इंसुलिन रेसिस्टेंस का रीजन है। इवन आपके साइड में भी आ रहा है, तो वो भी आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस का ही है। लेकिन सामने में है तो बोलते हैं कि आपका डाइट का रीजन हो सकता है, और साइड में है तो बोलते हैं कि आपका स्ट्रेस रिलेटेड इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकता है। राइट, इसमें होता क्या है, हमारे बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस जब आता है ना, मैं बताया था कि पेरिफेरल बहुत सारे जगह में ये जाके रेसिस्टिव काम करता है। हो सकता है आपके लीवर में हो सकता है आपका पैनक्रियास उससे रेसिस्टेंस में हो, और इवन पेरिफेरल या स्केलेटल मसल्स में भी ये रेसिस्टेंस आता है। लेकिन कभी भी आपके एडिपोस टिश्यू में रेसिस्टेंस नहीं होता, जिसकी वजह से वो बोलता है कि जितना भी फैट है मुझे दे दो, मैं ले लूंगा। राइट, और इसी वजह से आपका फैट डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है। अभी और भी आप सिम्टम्स देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया डार्कनिंग ऑफ स्किन्स, इसको अलग अलग नाम दिया है।
बट इतना आप देख सकते हैं कि गर्दन के साइड में या फिर जहाँ पे जॉइंट्स होता है उस जॉइंट्स वगैरह में, पर्टिकुलरली हैंड्स में, तो डार्कनिंग हो जाता है। ठीक है, पिंपल्स ज्यादा होना, या फिर जैसे बोलते हैं ब्लैक स्पॉट्स, पहले नहीं था लेकिन अभी बहुत ज्यादातर हो रहा है, इस वजह ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या चेक करते हैं जनरली? ब्लड शुगर। ब्लड शुगर क्या है? जस्ट वो एक आइस, टिप ऑफ द आइसबर्ग बोल सकते हैं, पूरा का पूरा आइस तो नीचे पड़ा है और उसका जो प्रॉब्लम्स है वो भी नीचे है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाए, ओनली हमने ब्लड शुगर चेक करके उसको छोड़ दिया। एक्चुअल रियलिटी क्या है हमें देखने के लिए? इंसुलिन को चेक करना सही है। उसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनियमिया है कि नहीं, इसको पता करें। अभी इस हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकते हैं, जैसे इधर मैंने लिखा है वेट गेन, डायबिटीज, डायबिटीज रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी या ये सब प्रॉब्लम। ठीक है, हार्ट डिसीज, ईस्ट्रोजन रिलेटेड इश्यूज, पीसीओएस वगैरह, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऑटो इम्यून डिसीज, ये सब इसके साथ में कनेक्टेड है। अभी मेजरली मैं बताऊं तो चार चीजें हम इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें से नंबर वन है फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी बोल सकते हैं। दूसरा है ओबिसिटी, तीसरा है डायबिटीज, एंड चौथा है पीसीओएस। ये चार मेन चीजें जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस का बेसिक, मतलब हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये इंसुलिन की वजह से होता है, और इसी वजह से हम इसको जल्दी से करेक्ट भी कर सकते हैं। मैं तो आपको बीमारियों के बारे में बोलने के लिए नहीं, मैं ये बताने के लिए ये बता आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप डाइट एक्सरसाइज वगैरह चेंज करके लोगों का इस तरह का जो मेन बीमारियां हैं इसको आप ठीक कर सकते हैं। राइट। अभी इसको कैसे चेक करेंगे? जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, उसी तरह से फास्टिंग इंसुलिन लेवल को टेस्ट करें। और ये एक सिंगल मोस्ट प्रेडिक्टर हो सकता है आपके अंदर में जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अभी शुरू हो रहे हैं, इंक्लूडिंग टाइप 2 डायबिटीज, इसमें क्या है करके आपको पता चले। राइट। अभी आप इधर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। इधर इनका जो विवेक लैब से इन्होंने टेस्ट किया है 13 सितंबर 2013 को, और इन्होंने देखा कि अपना फास्टिंग इंसुलिन 17.6 था। ठीक है, और इधर इन्होंने एग्जैक्ट 3 मंथ्स के बाद में 14 दिसंबर को चेक किया, एंड इनका फास्टिंग इंसुलिन लेवल था 6.2। ठीक है, ये जो कंडीशन है आप देखिए कि इधर इन्होंने लैब ने अपने हिसाब से इन्होंने बताया है कि 2 to 25 बिल्कुल सही। लेकिन ये जो 2 to 25 का रीडिंग जो है आप इधर देखिए, एक आदमी को हेल्थी रहने के लिए दो रीडिंग भी सही है, और उसका ऑलमोस्ट 12 टाइम्स 25 भी सही है, मल्टीपल 12 टाइम्स। ठीक है, ये लैब का कहना है, मेरा कहना नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, अप्रोक्सीमेटली यदि आप अपने बॉडी का इंसुलिन लेवल है फास्टिंग में, यदि आप 6 तक लेके आ सकते हैं तो आपकी बॉडी के लिए सबसे बढ़िया है। और इसको इस क्लाइंट के लिए हमने विद इन 3 मंथ्स इस लेवल में लेके आया ये चीज। मतलब क्या क्या हमने चेंज किया होगा? ऑलमोस्ट हर कोई चीज जो उसको हेल्थी वेट बैलेंस करने के लिए चाहिए। जैसे इनके केस में हमने अराउंड 15 to 16 kg रिडक्शन था। उनका जो वेस्ट साइज है ऑलमोस्ट 18 सेंटीमीटर कम हुआ इसी दौरान 3 मंथ्स में। और इन्होंने जो अपना स्ट्रेस, पर्टिकुलरली जो स्लीप पैटर्न है, इन्होंने चेंज किया। अराउंड 9:30 तक इन्होंने सोना स्टार्ट किया। एक्चुअली पहले भी उनको ज्यादा काम नहीं था, बट ये टीवी वगैरह ऑन करके रखते थे, तो वो सब बंद कर दिया। नॉट कंज्यूमिंग एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हमने टेम्पररी पार्ट पार्ट में, मतलब वीकली बेसिस में हमने इसको चेंज करके एक डाइट पैटर्न फॉलो अप के थ्रू हमने दे दिया, जो वो फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा इस तरह से। एक्सरसाइज एक्टिविटी, पहले तो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ था, एंड बैंक में काम करते थे, तो बैंक में भी कुछ और कंप्यूटर के साथ में ही उनका करना था। बट अभी उन्होंने वॉकिंग स्टार्ट किया। ठीक है, और इस तरह से क्या है उनकी बॉडी में ऑलमोस्ट हर तरह से हमने एक पैटर्न लेके आया जो उनके लिए सबसे बढ़िया हो सकता है।
और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनका जो, आपने इधर देखा, उनका जो इंसुलिन लेवल है उसको हमने सबसे पहले कम करने के लिए ट्राई किया, एंड दैट वर्कड ए लॉट। ठीक है, अभी ये सब हम आप मिलके बहुत सारे लोगों से आ, उनके लाइफ में कर सकते हैं। और बेसिकली मैं तो ये बताऊंगा कि जब आप इस तरह के कोई पैटर्न को फॉलो करते हैं तो सबसे बेहतर क्या होगा, उनकी टोटल फैमिली में ये चेंज आता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल चेंज हुआ, नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, पूरे फैमिली में ये चेंज आता है। और इसकी वजह से क्या है, हम एक आदमी को चेंज नहीं कर रहे हैं, पूरे फैमिली की हेल्थ को अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आ रहे हैं। ओके, थैंक यू, एंड बैक टू पोस्ट।